बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा। जी बेटा बिस्मिल्लाह जी। कल के लेक्चर में किसी बेटे बेटी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा शेयर करें, अगर मुझे आता है इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, फिर आगे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी क्लियर एवरीथिंग। कल तो काम भी बड़ा आसान था, हमने बॉयल्स लॉ किया था, चार्ल्स लॉ किया था, एवोगाड्रो लॉ और साथ में आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस कांस्टेंट को डिस्कस किया। चलो जी आज के टॉपिक्स फिर देखते हैं हमने आज क्या पढ़ना है। बेसिकली बेटा आज हमारे मेन दो टॉपिक्स हैं, एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, दूसरा नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। जी अच्छा, ये मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा सारा टॉपिक, लेकिन हमारे जो एमडी के सिलेबस में का बस इतना कहा है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस, लेकिन चूंकि नॉन आइडियल का जिक्र आ गया तो बेटा उसका बिहेवियर जब तक नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसका बेटा डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये कंटेंट में मैं पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन वैसे ही कंटेंट में ऐसा शामिल नहीं है, लेकिन है, ठीक है। फॉर द सेम एंड हम इसको पूरा पढ़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन इसको बेस करके बनता है तो आपको बेटे आता हो। लो जी बिस्मिल्लाह करते काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कल हमने गैस लॉज को पढ़ा बेटा। वो जो गैस लॉज थे देवर बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, बेटा एक्सपेरिमेंट पर बेस करते थे। लेकिन बेटा याद रखना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये क्वांटिटेटिवली बिहेवियर ऑफ गैसेस को इलस्ट्रेट करती है। फिर सुनिएगा, देखिए गैस लॉज भी गैसेस का बिहेवियर शो करता है, फिजिकल बिहेवियर, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स वगैरह वगैरह। लेकिन बेटा ये सब क्या था, एक्सपेरिमेंटल बेस था। कहता है अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली डिस्कस करना चाहें तो बेटा तो फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें हेल्प करती है द बिहेवियर ऑफ गैसेस को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करने के लिए। बस ये एक बात याद रखिएगा, जिसमें याद करने वाली बात क्या है कि गैस लॉज आर बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। जब बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इट डिस्कसेस द बिहेवियर ऑफ गैसेस क्वांटिटेटिवली। कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करवाऊंगा, डेट्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने वैसे ही लिख दी है इसको खूबसूरत करने के लिए। बस आपको साइंटिस्ट का नाम और कंट्रीब्यूशन याद करें। डेट्स विल नॉट बी आस्क्ड इन द पेपर जी, आज तक नहीं तो अभी भी नहीं पूछेगा इंशाल्लाह। बेटा बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को पेश किया, ही पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी। फिर आर्य क्लॉजियस ने बेटा क्लॉजियस ने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया और साथ ही साथ इसमें से गैस लॉज को डिराइव किया और साथ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इक्वेशन दी। फिर सुनिएगा, बर्नौली ने इस थ्योरी को पेश किया, क्लॉजियस ने बेटा इसमें से इक्वेशन डिराइव की जिसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इक्वेशन बोलते हैं, और फिर उस इक्वेशन को यूज करते हुए बेटा इसने गैस लॉज डिराइव किए। कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तीसरी बात बेटा मैक्सवेल ने भी इसमें कुछ काम किया, कंट्रीब्यूशन दी, और साथ ही इसने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का लॉ दिया। बेटा जी ये इसने लॉ दिया, इसने कहा कि इसकी लॉ के मुताबिक ये है कि अगर मेरे पास एक वेसल है, उस वेसल में बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, सबकी वेलोसिटीज सेम नहीं होंगी। देखें मैं कहता हूँ मेरे पास एक गैस है, लाइक बेटे जी ये गैस है हाइड्रोजन गैस, लेट अस कंसीडर, मैं इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखता हूँ। बेटा इस गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होंगी। फिर क्या सबकी डिफरेंट होगी, मैं कहूँगा कभी डिफरेंट भी नहीं होगी। क्यों, ऐसा क्यों बेटा, उसकी वजह यह है सेम क्यों नहीं, हालांकि गैस मॉलिक्यूल सेम है, मास सेम है, साइज सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो फिर क्यों सेम वेलोसिटी नहीं होगी बेटा। उसकी वजह मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं हर वक्त, जब बेटा कोलिजन्स करेंगे इनकी वेलोसिटीज बेटा चेंज होती रहेंगी। लेकिन क्या सबकी डिफरेंट होगी, मैं कहूँगा नहीं, सबकी डिफरेंट भी नहीं होगी, बल्कि ग्रुप्स बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स के हैविंग सम पर्टिकुलर वेलोसिटीज। इसको बोला था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। फिर सुन लीजिएगा, इसके मुताबिक इन अ वेसल द गैस मॉलिक्यूल्स दे आर इन ग्रुप्स हैविंग सम डेफिनेट वेलोसिटीज। फिर बेटा बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज का आइडिया दिया, ये वेलोसिटीज की बात है वो एनर्जीज की बात है, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, बस इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज का कॉन्सेप्ट आपको दिया। और आखिर में बेटा बात करेंगे वैन डर वाल्स ने, बेटा वैन डर वाल्स ने नॉन आइडियल यानी रियल गैसेस को डिस्कस किया, उनके बिहेवियर को, और उसकी इक्वेशन दी जिसे हम वैन डर वाल्स इक्वेशन बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसने क्या किया, डेट्स नहीं आती यार, सिर्फ आपको उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर याद होनी चाहिए। लो जी अब इसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए। इसमें से पोस्टुलेट पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्टुलेट ऑफ केएमटी,
या विच इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ केएमटी, या बेटा फिर इसमें दो रॉन्ग पोस्टुलेट है जिनको फॉल्टी पोस्टुलेट का नाम दी, वो भी इंशाल्लाह बात करते हैं। बेटा पहला पोस्टुलेट कहते हैं पार्टिकल्स को डिस्कस करता है बेटा, जितनी भी गैस है बेटा वो स्मॉल पार्टिकल्स यूनिट से मिलके बनते हैं, इनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। फिर कोलिजन्स बेटा कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स दे मूव हैप्पीजर्डली, रैंडमली, बेहंगम तरीके से मूव करते हैं। बेटा मूव करेंगे इधर उधर, बेटा जब मूव करेंगे दे कोलाइड देमसेल्व्स, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और ना सिर्फ एक दूसरे से कोलाइड करेंगे बल्कि वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे। बेटा प्लीज याद रखना, जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे, ये उस कंटेनर की वॉल पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिसे हम प्रेशर बोलते हैं। सो द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। बेटा यहां पे ये कुछ गड़बड़ लगता है, स्लाइड में हुई है, इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। यहां पे ये वर्ड ऐड कीजिएगा, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जब होती है बेटा, जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसे हम गैस का प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी के एंड पे लगता है नहीं लिखा गया। अच्छा फिर बेटा अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, जो अमंग मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स हैं बेटा, दे आर इलास्टिक। और बेटा बिल्कुल आप जानते हो ऐसी कोलिजन्स जिसमें टोटल एनर्जी कॉन्जर्व रहती है उसे इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। बेटा क्या मतलब, इसका ये मतलब कतई नहीं समझना कि सर दो मॉलिक्यूल आए, ये एक मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, या कि आपस में टकराए भाई, कोलाइड हुए। बेटा ऐसा नहीं है कि इनकी एनर्जी बेटा चेंज नहीं हुई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। फिर इलास्टिक कोलिजन होती क्या है, सपोज करें इसकी एनर्जी थी 100 जॉल, इसकी एनर्जी भी है 100 जॉल। बेटा ये आके टकराए आपस में, बेटा टकराने के बाद हो सकता है जब ये बेटा अपार्ट हो तो इसकी एनर्जी 180 हो जाए, इसकी 20 रह जाए, ये या 150 हो जाए, ये 50 रह जाए। बेटा मतलब लेकिन इनकी टोटल एनर्जी 100 200 थी बेटा, आफ्टर कोलिजन भी 200 ही रहनी है। सच कोलिजन्स आर सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन। द एनर्जी में ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होती है भाई, यही तो बात थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूटेड वेलोसिटीज वाली बात, कि क्यों बेटा वेलोसिटीज में ग्रुप्स बन जाते हैं, डिफरेंट होती हैं बेटा ड्यू टू कोलिजन्स अमंग द मॉलिक्यूल्स। दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक, देयर individual energy change but the overall energy of the system does not change. Beta such collisions are called as the इलास्टिक कोलिजन्स। ऐसी कोलिजन्स को बेटा इलास्टिक बोलते हैं। हम कहते हैं इसमें टोटल एनर्जी कॉन्जर्व रहती है, या मोमेंटम चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता जनाब। टोटल की बात करो, बार बार मैं टोटल बोल रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। बेटा देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हमने कल भी पढ़ा था और चैप्टर 1 में भी आप पढ़ चुके बेटा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके डायामीटर का 300 टाइम्स होता है जनाब, एट एसटीपी। क्यों? क्योंकि बेटा गैसेस का वॉल्यूम इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। तो बेटा इसलिए जब हम एसटीपी की बात करेंगे, यस एसटीपी पर द डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज 300 टाइम्स ऑफ देयर डायामीटर जी। फिर बेटा जी फोर्सेस, there are no forces of attraction between the molecules of gas। ठीक है बेटा, कोई फोर्सेस नहीं होती। बेटा इसका जो आपको बताएगा क्यों नहीं होती फोर्सेस, शाबाश मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं ही बोलते जा रहा हूँ जी। वाई देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स जी। कोई बेटा या बेटी बेटा इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे। एफएससी में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, और तुम्हें आता है फिजिक्स में पढ़ते तुम लोग जी। नहीं वैन डर वाल्स को छोड़ो, इसकी बात बताओ। ये कहता नहीं है, और ये बात सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। नहीं है फोर्सेस, क्यों नहीं है? मुझे इसकी वजह चाहिए, क्यों नहीं है ये वजह बताइए मुझे। हाँ देखें, जब गैस आइडियल है ना, पहले बेटी एक मिनट बेटा रुकना, अभी एक बेटे ने जवाब दिया, उसको मैं पहले क्लियर कर लूँ। जब गैस हम कहेंगे आइडियल तो आपने याद रखना नो फोर्स, ऑब्वियसली नहीं, कोई फोर्स नहीं है जब भी, क्योंकि बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर लॉज वो आइडियल गैसेस के लिए हैं बेटा। जब हम गैस आइडियल की बात करते हैं, यस देयर इज नो फोर्स, ऑब्वियसली नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं होती यार, होती नहीं है, श्योर बात है नहीं होती। क्यों नहीं होती ये वजह। हाँ जी बेटी, अब आप बताइए बेटा, जो भी है बताइए जरा मुझे, अब बोलें जी, आप बोलो भाई। नाम कुछ एस पता नहीं क्या लिखा हुआ है जी। ये कौन सी? हादिया बेटी जी बताइए।
बेटा हाइड्रोबर्निंग तो सब गैसेज में नहीं हो सकती, नहीं ये नहीं है बेटा, नो नो नो, हाइड्रोबर्निंग तो होती नहीं। हमने कहा गैसेज में फोर्स है ही नहीं, ये पूछा क्यों नहीं है। हाँ जी, एफएससी का इजी कॉन्सेप्ट है यार, आना चाहिए बेटा। हाँ जी बोले बोले बोले, सॉरी दोबारा बोलो बेटे, दोबारा बोलो। इंटरमॉलिक्यूलर, चलो मैं आपकी बात मान ली। हाँ अब बात को लग हुई बेटा, प्लीज ये जो बेटी आखिरी बोली इसकी बात में समझ आती है। इससे पहले एक बेटे ने बोला सर डिस्टेंसेस बड़े दूर हैं, मैं मानता हूँ यार, चलो मैं आपकी मिसाल लेता हूँ। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये एक वेसल है यार, ये एक वेसल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, ये मूव बेटा ये स्टॉप नहीं मूव कर रहे हैं, हर वक्त रैंडम मूवमेंट में है बेटा। कोई तो लम्हा आएगा जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे यार, कोई तो लम्हा आएगा ना बेटा जब ये एक दूसरे के करीब से गुजरेंगे बेटा। अब ये दोनों दोस्त हैं भाई, काफ़ी दूर काफ़ी देर से दूर है, अब करीब आए बेटा, अब तो मिलना चाहिए ना, बैठ के चाय शाय पीनी चाहिए इनको दोनों दोस्तों को बेटा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं रुके भाई तुम? कहते मैं रुकना चाहता हूँ लेकिन मेरी काइनेटिक एनर्जी एक तो बहुत हाई है। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहता फिर तुम अगर सीधी बात नहीं समझते फिर तुम्हें फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी। मैं कहा पढ़ा दो। कहता है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट था इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट। मैंने कहा वो क्या? कहता है अगर कोई चीज़ एट रेस्ट है इट कैन नॉट मूव एट वंस, और अगर कोई मूविंग चीज़ है इट कैन नॉट स्टॉप एट वंस। मैंने कहा फिर? कहता है ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई है, ये जैसे ही करीब आते हैं द अट्रैक्शन कैन डेवलप, होनी चाहिए भाई, लेकिन इनर्शिया ये रुकना चाहता है, लेकिन इनर्शिया कहता है नहीं डोंट स्टॉप एट वंस, मूव। बेटा ये मूव कर जाते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है कि बेटा फिर वो दोनों दूर चले जाते हैं। तो ये वजह है जी, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द मेन रीजन बेटा दे डोंट हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा इनमें काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी एंड इनर्शिया द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल। और दूसरी बात भी ऑब्वियसली है बेटा, जब अपार्ट जाएंगे फिर इनमें डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यस आपकी बात भी किसी हद तक करेक्ट है बेटे, लेकिन इसकी मेन रीज़न जो है हाई काइनेटिक एनर्जी, इनर्शिया एंड वेरी वेरी वाइडर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक आपने। नेक्स्ट बेटा, कौन सा बेटा दोबारा बुलाओ बेटा। देखिए ना यार, आप मेरी बात सुनिए गौर से। एक चीज़ अगर रेस्ट पे है वो एट वंस मूव नहीं करती। फिजिक्स में नहीं पढ़ा आपने? अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं बेटा, खड़े हैं, सपोज किया बस के आपने पकड़ा हुआ है, जगह कम है बेटा, अब बस वाला मूव कर रहा है बेटा, अब एकदम से बस वाले ने ब्रेक लगा दी बेटा, बस तो रुक जाएगी। आप रुक पाएंगे? बोलो यार, आप बेटा रुक पाएंगे? नहीं यार, गिरेंगे यार, किसी भाई के ऊपर गिर पड़ेंगे, किसी का सर फाड़ेंगे या किसी के बेटे टांग तोड़ेंगे। ऐसे ही होगा ना बेटे। तो बेटा जी मुश्किल काम हो गया ना, मतलब आपने बस रुकी, आप नहीं रुक पाए। क्यों नहीं रुक पाए? इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। अंडरस्टैंड बेटा? जो चीज़ें अब एकदम से जो मूव कर रही होती है ना, वो एकदम से रुक नहीं पाती, उनको कुछ इनर्शिया होता है बेटा, जिसकी वजह से वो कहते हैं डोंट स्टॉप एट वंस। और मैंने दूसरी बात की कि बेटा काइनेटिक एनर्जी, अब देखें ये करीब आए, रुकना चाहा लेकिन फौरी ऐसे निकल गए ड्यू टू इनर्शिया, और बेटा फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, अगर निकल गए फिर कहते हैं ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय। अंडरस्टैंड? तो ये बेटा जिसकी मेन रीज़न हो गई। बोलो बोलो, समझ आया मेरे बेटे को? शाबाश, वेरी गुड। अगला देखें बेटा, वॉल्यूम। यस कहते हैं इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। और बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही होता है। इन दो पोस्टुलेट्स को लेकर के आपने याद फरमाना है, पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर दी टू फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल। इनको बेटा जी फॉल्टी पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ये पेपर में पिछले साल में बेटा आपके बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, व्हाट आर दी टू फॉल्टी पोस्टुलेट ऑफ केएमटी। तो बेटा ये फॉल्टी हैं। कब फॉल्टी होंगे बेटा? जब गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। वैसे फॉल्टी नहीं है, वैसे ठीक है, वैसे ये ठीक है। फॉर द आइडियल गैस यस दे आर राइट, दे आर क्वाइट राइट, लेकिन फॉर when a gas shows a non-ideal behavior then obviously they are said to be the faulty postulate। क्यों बेटा? इंशाल्लाह आगे जाके इस पे बात करेंगे, आज ही करेंगे इंशाल्लाह। आगे चलिए नेक्स्ट वीक बेटा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इन पर बेटा जी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होता। अगर ऐसा हो बेटा सारी गैसेज नीचे बैठ जाती हैं बेटा, रैंडमली हवा में मूव ना करती। ठीक हो गया जी। फिर बेटा काइनेटिक एनर्जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की यार, कहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। प्लीज प्लीज प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। ये बात कितने बच्चों को समझ आती है? मैं अभी एक सवाल करता हूँ फिर जवाब देना तुम लोगों ने मुझे। कितने बच्चों को ये बात समझ आती है? सपोज करो यार मेरे पास
मैं कहता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज ग्रेटर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट STP। मेरे पास 4 गैसेस हैं, चले मैं समझाता हूँ। एक गैस मेरे पास A है, एक गैस B है, एक गैस C है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, और बेटा जी यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड जी। बेटा ये बताओ चारों में से किस गैस की, मैंने सबको सेम कंटेनर दिया, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, किसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जी? हाइड्रोजन। एक और बच्चा कुछ बोला था, बेटी बोली थी क्या क्या होगी? बराबर का कुछ, बराबर होगी। वेल डन, शाबाश शाबाश शाबाश, क्लैप फॉर यू, वेल डन बेटी, आपने सही कहा, बराबर होगी। आपके सर क्या दिमाग ठीक है बेटा। ये पास्टुलेट कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने इनकी स्पीड नहीं पूछी, मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात की है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर डिफरेंट गैसेस हों, सेम कंडीशंस पर हों, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्यों? बिकॉज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बेटो। और बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो यार, बोलो बोलो जल्दी से। मैं चलिए, आप कहते हैं नहीं सर समझ नहीं आया, हमें नहीं पहले पड़ी बात। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं एक थोड़ा सा, बल्कि मोटा तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा जरा भारी सा इंसान हूं, वजूद मेरा बड़ा है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज माय बॉडी टेम्परेचर एट दिस टाइम? एवरेज मेरा क्या होता है बॉडी टेम्परेचर किसी ह्यूमन का? 37। अच्छा एक बेटी, आप अभी बात करिए, आप बेटी पतली हैं मोटी हैं? पतली। बेटा आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा मेरी बेटी? 37 यार ये क्या बात हुई, आप पतली मैं मोटा हूं, आपका बॉडी टेम्परेचर बेटा कैसे हो सकता है? आप कहेंगे सर आप गलत कह रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है ना, वो मेजर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। और मेरी बात पहले पड़ी कि नहीं पड़ी? हम चाहे मैं मोटा हूं, मेरा साइज देखे ना, मोटा हूं मैं, आप बेटा बारीक सी होंगी कोई, ठीक है? तो बेटा देखिए, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर सेम है, क्योंकि इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए गैसेस की मैसेज या उनके साइजेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। अगर गैसेस सेम टेम्परेचर पर हैं, सेम कंडीशंस पर हैं, देन दे हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जी क्लियर हुई बात? मुझे बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे चलूं। ओके, वेल डन बेटा, चलो आगे चलते हैं जी। लो जी, इससे लेकर के क्लोजियस ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया जो आपके सामने है जी। PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। बेटा यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, ये भूलना नहीं, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है बेटा। फिर n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और c² बार क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बस एक्सप्रेशन याद करें और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो याद करें। फिर उसके बाद बेटे हम बताएंगे ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है यार। बेटा वही बात आ गई। कहता है अगर मेरे पास एक वेसल है, उसमें बहुत से गैस मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। सबकी बेटा सेम क्यों नहीं होगी? वजह कोलिजन से बेटा उनकी वेलोसिटी एक दूसरे से चेंज होती हैं। लेकिन क्या सबकी डिफरेंट होगी? मैं कहूँगा नहीं, ग्रुप्स बन जाएंगे बेटा डिफरेंट वेलोसिटीज़ के। कहता अगर मेरे पास N1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी C1 है, N2 मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी C2 है, N3 मॉलिक्यूल वेलोसिटी C3 है बेटा, अगर मैं सब वेलोसिटीज का स्केयर लेके और टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज पे डिवाइड करूंगा, इससे बोलूंगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी जी। एवरेज कह सकते हैं, लिखिए ये मीन, ठीक है, इट्स अ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और फिर बेटा डेरिवेशन नहीं करनी, बस इक्वेशन याद करनी है। अगर मैं इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो बेटा इट इज कॉल्ड एज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी CRMS इज इक्वल टू 3RT/m²। अगर तुम गौर करो बेटा कि मैं अगर इसका करूं एक्सप्रेशन या इसका रिलेशनशिप ढूंढना चाहूं, तो मैं कहूँगा जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का बेटा मोलर मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी किसी गैस की मोलर मास ज़्यादा, उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी ही कम। जितनी मोलर मास कम, उतनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा। समझ आ गई बात जी? बोलो बोलो।
अच्छा जी, अब इसमें आगे गैस लॉज की डेरिवेशन हमें नहीं करनी। क्यों बेटा? डेरिवेशंस पेपर में नहीं आनी, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि ड्राई बॉयल्स लॉ विद किनेटिक थ्योरी, नहीं नहीं नहीं, बस इतना सा काम इसमें से याद करना है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। इससे आगे हमारी बुक में से आपने कुछ भी याद नहीं करना। चलो जी, क्या बताएं बेटा? मैंने कहा कि अगर हम इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में, जिसका फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। ये फॉर्मूला याद करना है 3RT/m अंडर रूट। 3 कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, M है मोलर मास। बेटा मैंने यहाँ पर रिलेशन कायम किया है क्योंकि सवाल आता है, पिछले साल में आ चुका, कि आपको 4 गैसेस देगा, पूछेगा किसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा और किसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम। तो बेटा जिसकी मोलर मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसकी मोलर मास कम उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जी क्लियर बेटा जी? इट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट है जी। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है। इट इज द स्क्वायर। बेटा वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग काइनेटिक एनर्जी, आई एम डिस्कसिंग द वेलोसिटी नाउ। वो काइनेटिक एनर्जी पीछे खत्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वेलोसिटी वाला वो मामला नहीं है, ठीक है बेटे। अंडरस्टैंड? इजी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जी। चलो आगे, इजी हुआ? ओके चलो जी, फिर आ जाओगे। चलिए लो जी, क्वेश्चंस आ गए आपके लिए, कुछ एमसीक्यूज। जवाब अब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा क्योंकि अब मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज ग्रेटर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट एसटीपी? जी क्या ख्याल है? गुड हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना भाई। जब भी टेम्परेचर सेम होगा, डिफरेंट गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होनी है। ये मैंने बड़ी सिंपल बात कर दी है। तो यस, आंसर विल बी द डेल्टा। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो जी, द कोलिजन्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर जी बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। शाबाश बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज ग्रेटर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? जी गुड हो गया जी, जिसकी मास कम उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा। तो यस बेटा, ये पिछले सालों में मुख्तलिफ इंटरेस्ट में सवाल है, मैंने वो डाले ताकि आपको बेटा क्लैरिटी आ जाए कि सवाल आने कैसे हैं। अच्छा जी, एक और देखते हैं। मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जी चार्ली। शाबाश बेटा। बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की थी, क्लॉजियस ने इसमें से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इक्वेशन बनाई की और बेटा गैस लॉ डेराइव की है। मैक्सवेल्स ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया था, जबकि बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी दिया था। बस ये 4 बातें याद करो, इसमें कौन सा मुश्किल है। और बेटा वैन डर वाल ने क्या किया था? इसने नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था जी। लो जी, आगे एक छोटी सी बेटा बात है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली ये हमें एक नई डेफिनेशन देता है बेटा टेम्परेचर की। अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना, काइनेटिक एनर्जी, ये वाली डेफिनेशन टेम्परेचर की पढ़ी थी। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है क्या जी? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर है बेटा। इसकी एक नई डेफिनेशन में पेश की। अब ये इस डेफिनेशन में कहना क्या चाहता है, पहले सुनो। ये कहता है, बेटा माइक बंद करो। तुम कौन हो मेरी बेटी? इस बेटी का माइक बंद कर दो जो ये जिसके चिक चिक चगा रही है। हाँ थैंक यू बेटा। अब मेरी बात गौर से सुनो। 3 तरह की बेटा जी हमारे पास मोशंस हैं। कौन कौन सी? एक है वाइब्रेशनल, एक है रोटेशनल, एक है ट्रांसलेशनल। अब कहते हैं वाइब्रेशन में मीन पोजीशन चेंज नहीं होती जी, रोटेशन में मीन पोजीशन चेंज नहीं होती बेटा, लेकिन ट्रांसलेशन में चेंज होती है। ये यहां से यहां आया, दिस इज सेड टू बी ट्रांसलेशन। अब ये कहता है हम जब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं ना, तो उसमें तीनों मत लो, उसमें तुम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो ट्रांसलेशनल मोशन पर। तो बेटा इस टॉपिक को सारे को याद नहीं करना, बस 4-5 पॉइंट्स याद करने, क्योंकि बेटा ये एमडी कैट है, ये कौन सा एफएससी पढ़े हो, कोई शॉर्ट लॉन्ग है नहीं, सिर्फ आपने चंद बातें एमसीक्यू में आ सकती, मैं उसके बारे में आ रहा हूं बेटा। पहली बात कहता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है,
ई के का मतलब है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mc square bar. This is the equation for average translational kinetic energy for one molecule of a gas. Please, 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 किताब की लाइन है और ये इक्वेशन एंट्रेंस में आ चुकी। बेटा पूछा था 4 इक्वेशन देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर द एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। किताब की लाइन पूरी पढ़ा आपके सामने में। क्या? व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। तो ये बेटा इक्वेशन याद कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन में नहीं पढ़नी, ना मुझे डेरिवेशन करवानी ना पेपर में आनी है, बस हम इसकी फाइनल इक्वेशन पे जाएंगे। फाइनली ये कहता है कि बेटा ई के इज इक्वल टू 3RT/2NA। ये बेटा इक्वेशन आ गई। बेटे प्लीज जरा गौर करो, इस इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, Na एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट। अगर ये सारी की सारी बातें कांस्टेंट हैं तो मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन के मुताबिक E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो उसने कहा एवरेज किनेटिक एनर्जी की बजाय ये करो, इसको एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी करो। तो अब ये एक नई डेफिनेशन आ गई, दिस इज द न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये इंटरप्रेट करती है कि टेम्परेचर इज नॉट अ मेजर ऑफ एवरेज किनेटिक एनर्जी, रादर कहता है इसको ज्यादा अच्छा करते हैं, ज्यादा प्रिसाइज करते हैं। क्या? उसने कहा पर्टिकुलराइज करते हैं कि द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी यार? बोलो बोलो। इस इक्वेशन को याद करना सिंपली सा इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये इक्वेशन आ चुकी, ये आ चुकी, इसका मतलब आना चाहिए। डेफिनेशन आपके लिए बेटा मेंशन कर चुका हूं, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। फिर 2-4 बातें मजीद बस इसको लेके फिर मैं अगले टॉपिक पे मूव कर जाऊंगा जी। देखें, पहली बात कहता है हीट फ्लो कब होती है। यार देखो बेटे, एक ऑब्जेक्ट ये है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट ये है मेरे पास, मैं ये कहता हूं कोल्ड है, ये हॉट है। बेटा जब दोनों को मिलाता हूं ना, हमेशा हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर होती है, हमेशा द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जी। बेटा ये मेरी बात आपने याद रखनी है। जब भी 2 बॉडीज आपस में मिलाएंगे, हॉटर और कोल्डर बॉडी को, तो बेटा जी याद रखना हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कब तक? बेटा जब तक दोनों की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो जाए। सो व्हेन एवर द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, it continues until the average translational kinetic energy of all the molecules become equal। बेटा जब तक इक्वल ना हो जाए। एक तो इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है, जरा गौर कीजिएगा बेटा। गैसेस में जैसे मैंने अभी बात की, इट इज द मेजर ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा सॉलिड्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली रेंज होते हैं, दे आर डेफिनेट एट देयर पोजीशंस, फिक्स पोजीशंस होती हैं बेटा। लिहाजा ये ना तो बेटा ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना ही रोटेट, ये जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। दे गिव वाइब्रेशंस बेटा, जैसे स्प्रिंग वाइब्रेशंस होती हैं बेटा। तो फिर ये 2 बातें तुमने याद की, गैसेज और लिक्विड्स में दिस इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बेटा सॉलिड्स के लिए इट इज द मेजर ऑफ द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद है कि बात यार? बोलो बोलो। ये 2 बातें मैंने सिखाई हैं। ये बेटा पिछले सालों में आ चुका कि सॉलिड्स में टेम्परेचर किस चीज का मेजर है? टेम्परेचर इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर बेटा एक बात उसने एब्सोल्यूट जीरो के लिए की है कि गैसेस के लिए, गैस के लिए हम इससे अटेन नहीं कर सकते, इट इज अनअटेनेबल फॉर गैसेस। लेकिन कहता है हमने बहरहाल कोशिश की है कि इतना लो टेम्परेचर हम अचीव कर चुके हैं। ये भी बात बेटा पिछले सालों में एमडी कैट में आ चुकी। तो ये मैंने आपको 5 इन्फॉर्मेशन दी है इस टॉपिक को लेके, 5 याद करनी। एक ये, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। फिर बेटा ये व्हाट इज द न्यू डेफिनेट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर बेटा मैंने कहा गैसेस लिक्विड्स के लिए ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मेजर है, लेकिन सॉलिड्स के लिए इट इज द मेजर ऑफ द एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और बेटा एंड पर हमने बात की जी कि 10⁻⁵ तक हम टेम्परेचर बेटा अटेन कर चुके हैं।
जी, यहाँ तक कोई मसला तो डिस्कस करो, अदरवाइज मैं इस टॉपिक के 2-3 एमसीक्यूज करवाता हूँ और फिर हम इसके आखिरी टॉपिक पे बेटा इंशाल्लाह दावा बोल देंगे। ज़रा बताइए कोई मसला है तो चलो जी पूछो। चलूँ आगे, आसान बातें यार, मैंने काफ़ी डिटेल से बार बार बातें बता दी आपको। लो जी फिर सवाल लेते हैं पहला। लो जी जवाब अब आपको आते हैं, मुझे नहीं बताना, आप बताएंगे जी। दी एवरेज, हाँ बोलो जवाब इसका। वेरी गुड, 3RT/2NA, शाबाश चार्लीज द आंसर। टेम्परेचर डिस्क्राइब्स वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी इन, जी वेरी गुड, कितना आसान हो गया ना, ये पिछले सवाल में आ चुका। ये भी सवाल अब आपको आता है, इसका जवाब जल्दी से बता दो मुझे। अल्फा, क्या बात है जी, दैट्स इट जी। ये बेटा जी हमारे पास, यहाँ तक मैं एक पढ़ाव लेता हूँ, 1 मिनट का वक्फा बोर्ड मिटवाने का, फिर इंशाल्लाह मैं आखिरी टॉपिक पे जान लगाऊंगा आइडियल नॉन गैस पे, ठीक है जी। जी बेटा जी वेलकम बैक। लो जी टॉपिक आ गया हमारे पास आइडियल नॉन, बेटा एमडी कैट के मुताबिक जो ये टेबल बस पढ़ा दी काफ़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे बेटे मेरे बच्चे जो हैं वो एमडी कैट में अगर जाएं तो उनको टॉपिक पूरे आते हों, ताकि बेटा कोई सवाल भी है तो उनको बेटा मिस ना हो सके। प्लीज़ आइडियल गैस बेटा बड़ी आसान चंद बातें हैं, ऐसी गैस जो कि गैस लॉज को ओबे करे हर कंडीशन पर, उसे आइडियल बोलेंगे, लेकिन जो ओबे नहीं करेगी उसे नॉन आइडियल बोलेंगे। टेबल आप याद कर सकते हैं, मैंने आपके लिए टेबल बना दिया। फिर बेटा यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम मैंने पढ़ा था, जो मैंने फॉल्टी पॉस्चर कहा था, मैंने कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, लेकिन बेटा इनमें वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, क्योंकि डोंट आइडियल गैस होती कब है, जब उसे हम कंप्रेस कर देते हैं, तो बेटा अब उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, यही वजह है कि हमने इसको फॉल्टी पॉस्टुलेट बोला। तीसरी बात बेटे, यहाँ पे कोई फोर्स प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन बेटा गैस को नॉन आइडियल होने के लिए देयर मस्ट बी प्रेजेंट सम अट्रैक्शंस, कुछ डेवलप हो जाती हैं। फिर बेटा यहाँ पे कहता है द मॉलिक्यूल्स गो फॉर इलास्टिक कोलिजन्स, लेकिन यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक नहीं बल्कि इन इलास्टिक होती हैं। फिर बेटा इनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, जबकि नॉन आइडियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। यानी मैं यूँ कहूँगा किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसको नॉन आइडियल करना ज़रूरी है। जब तक गैस को नॉन आइडियल बिहेवियर नहीं दोगे तब तक कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। जी ये 6 पॉइंट्स मैंने पढ़ाए, ये आपकी समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस टेबल को पढ़ लो, याद कर लो जी। लो जी अब हम मेन टॉपिक पे आने लगे हैं। बेटा पहली बात, कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर गैस नॉन आइडियल होती है? नंबर 1 इज द हाई प्रेशर एंड सेकंड इज द लो टेम्परेचर। अब इससे होता क्या है बेटा, देखिए ना, आपने गैस का एक कंटेनर मॉलिक्यूल्स का, गैस दूर दूर भाग रहे हैं बेटा सारे मॉलिक्यूल, आपने प्रेशर हाई किया बेटा, वॉल्यूम कम होता जा रहा है ना, तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर बेटा, दूसरे एक दूसरे करीब आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, लो टेम्परेचर उनको महरूम कर देगा, डिप्राइव कर देगा फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। पहली चीज़, हमने प्रेशर हाई किया, मॉलिक्यूल करीब आ गए, फिर हमने बेटा टेम्परेचर लो किया, तो बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, और यूँ बेटे उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो गई। तो बेटा यूँ हम कहेंगे जो 2 कंडीशन है, एक हाई प्रेशर, दूसरा लो टेम्परेचर। तुम्हें अगर एफएससी फर्स्ट ईयर में लिंड्स मेथड पढ़ा है तो वहाँ पे क्या करते हो बेटा, पहले आप टेम्परेचर लो करते जाते हो, गैस को कंप्रेस किया 200 पे, फिर बेटा उसका टेम्परेचर लो करते गए और अल्टीमेटली क्या हुआ, गैस को बेटा जी लिक्विफाई हो जाती है। तो इसका मतलब है 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉन आइडियल। नंबर 1 इज द हाई प्रेशर, सेकंड लो टेम्परेचर। अच्छा बेटे ये है कंडीशंस। बाज़ औक़ात बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पूछता कंडीशन है, बच्चे कॉजेज लिखाते हैं, वो पूछता कॉजेज है, बच्चे कंडीशन लिखाते हैं। ये वर्ड याद कर लो, ये कंडीशन है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, दिस आर द कंडीशंस फॉर नॉन आइडियलिटी। बेटा अगर बच्चे कॉजेज क्या है, तो ये कॉज नहीं है। कॉजेज क्या बेटा, कहता है इन कंडीशंस पर जो गैस में फोर्स प्रोटेक्शन नहीं थी वो डेवलप हो गई। यानी बेटा इन कंडीशंस पर, कौन सी कंडीशंस बेटा, इट इज द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इन कंडीशंस पर गैसेस इन 2 पोस्टुलेट को ओबे नहीं करती काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, लिहाजा हम कहेंगे कि इनको ओबे नहीं किया तो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। एक बेटा इन कंडीशंस पर गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, और दूसरा अब इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता मॉलिक्यूल्स का, रादर द वॉल्यूम बिकम सिग्निफिकेंट। तो बेटा ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। सो कॉज पूछे तो ये 2 कॉजेज हो गई, ठीक है, और बेटा अगर कंडीशंस पूछे तो ये 2 कंडीशंस हो गई। लो जी आइए लेट मी डिस्कस अ ग्राफ फ्रॉम योर बुक।
जो कि आपकी बुक का ग्राफ है, हम उसे डिस्कस करते हैं और उसको लेकर के फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। बेटा दिस इज़ बेसिकली द बिहेवियर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड पीवी ओवर आरटी। ये पीवी ओवर आरटी क्या है? पीवी ओवर आरटी बेटा, या इसके लिए पीवी ओवर एनआरटी भी लिख सकता है कभी कभी, और कई 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 बेटा पीवी ओवर टी भी लिख सकता है। बेटा ये तीनों ही बातें करेक्ट हैं। इन सब बातों का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने पी ओवर आरटी लिखा है, यहाँ पी ओवर एनआरटी भी लिख दिया। बेटा ये कब है? जब एन की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा। जब हम कहेंगे आर की वैल्यू तो है ही कांस्टेंट, बेटा पी वी ओवर टी भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से कुछ भी लिखा आ जाए, इन तीनों का मतलब एक ही है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और याद रखना किसी भी आइडियल गैस के लिए, किसी भी आइडियल गैस के लिए इस फैक्टर को हम हमेशा 1 मानते हैं। सो 1 द यूनिटी इज द फैक्टर फॉर द आइडियल गैस। कोई भी गैस जो आइडियल है बेटा उसके लिए इट्स 1। देखिए मैंने आइडियल गैस के लिए बेटा आपको कहा, तो बेटा ये एक रेड लाइन आपको, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस। कोई भी आइडियल गैस होगी, एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा। बेटा अगर 1 नहीं तो फिर वो नॉन आइडियल हो गई। यहाँ तक बात क्लियर जी? अब आइए मैं बेटा 1 बाई 1 चार कैसे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 पे जी हीलियम। बेटा मेरे पास हीलियम था। जैसे ही आप हीलियम को देखें, शुरू में बेटा 0 जब प्रेशर था बेटा ये आइडियल थी, वैल्यू 1 थी पीवी ओवर आरटी की बेटा। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, कुछ देर तक तो ये आइडियल रही, लेकिन बेटा उसके बाद देखिए ये नॉन आइडियल शुरू हुई। यानी जितना मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ उतनी गैस नॉन आइडियल होती जा रही है। क्यों? मॉलिक्यूल उतने करीब आते जा रहे हैं। जितने करीब आते जा रहे हैं बेटा उतनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होनी शुरू हो रही हैं। तो लिहाजा बेटा गैस क्या बनती है? नॉन आइडियल। अच्छा फिर दूसरा देखें बेटा, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हीलियम के मुकाबले में जल्दी नॉन आइडियल हो गया। वजूहात में भी पड़ती हैं बेटा, हीलियम के मुकाबले में जल्दी नॉन आइडियल हो गया। तीसरा देखिए बेटा हमारे पास नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा नॉन आइडियल हो गया। और बेटा चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, उस सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल। ये नीचे जाने की वजह है, लेकिन हमारे एफएससी एमडी कैट में नहीं आती, वो बीएससी की बात है, हमने नहीं पढ़नी। हम सिंपल इनकी याद करेंगे, कौन ज़्यादा नॉन आइडियल, कौन कम नॉन आइडियल। जी बेटा देखें चारों गैसेस का, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, चारों का बेटा जी हमारे पास जो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने का एक्सटेंट है वो डिफरेंट है बेटा। देखिए हीलियम कुछ देर तक तो बेटा बर्दाश्त किया उसने प्रेशर, हाई प्रेशर को, लेकिन फिर बेटा एकदम से क्या होगा? नॉन आइडियल होना शुरू हो गया। बेटा देखिए सब गैसेस जो हैं प्रेशर बढ़ने की वजह से बेटा इनका नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ता ही जा रहा है। देयर नॉन आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस बाय द इंक्रीज इन प्रेशर। पहली बात बेटा ये होगी हमारे पास। अच्छा जी, अब ऐसा क्यों सर? इन चारों का बिहेवियर डिफरेंट क्यों है बेटा? द एक्सटेंट ऑफ नॉन आइडियलिटी डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 size of molecules, shape of molecules and intermolecular forces। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपको एमसीक्यू कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द नॉन आइडियलिटी डिपेंड्स या एक्सटेंट ऑफ नॉन डिपेंड्स, बेटा आप कहेंगे 3 फैक्टर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये 3 फैक्टर्स है बेटा जो डिसाइड करते हैं कि कोई कितना ज़्यादा नॉन आइडियल होगा। लेकिन मैं आपको 3 बातें और तरीके से सिखाने जा रहा हूं जिनको आपने बेटा एमसीक्यू के लिए आपने यही बात करनी है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात क्या सिखाऊंगा जरा सुनिए गौर से। बेटा दूसरी बात ये है, आपने देखना है पोलैरिटी को, आपने देखना है मॉलिक्यूलर मास को। वैसे तीसरा बॉन्डिंग के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बस आप 2 फैक्टर याद कर लें, और तीसरा बॉन्डिंग का फैक्टर भी, चलें वो भी लिख देता हूँ जी। आपने इन 3 बातों को देखना है। अगर दी गई गैसेस में से, दी गई चारों गैसेस में से कोई गैस पोलर है तो बेटा उसका नॉन आइडियल सबसे ज़्यादा होगा। पोलर गैसेस शो मैक्सिमम नॉन बिहेवियर। वजह बेटा पोलैरिटी की वजह से में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो बेटा सो की फैक्टर फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हुआ ना, मेन की फैक्टर। मैं कहूँगा स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मोर विल बी द नॉन आइडियल बिहेवियर। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर विल बी द नॉन आइडियल बिहेवियर। तो बेटा जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा उसमें फोर्स और ट्रैक्शन ज़्यादा, नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप इन 4 एग्जाम्पल पे गौर करें जो हमने भी ली बेटा, एक था हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा इन चारों में कोई भी पोलर गैस नहीं है, ये सारी की सारी नॉन पोलर है बेटा, चूंकि इनकी डबल वैल्यू 0 है बेटा। तो अब पोलैरिटी का फैक्टर तो गया, फिर हम क्या करेंगे बेटा, अगर पोलैरिटी का फैक्टर काम नहीं करता फिर आपके लिए आपके लेवल पे आपने मॉलिक्यूलर मैसेज चेक कर लेनी है यार।
जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होती है वो आमतौर पे ज़्यादा नॉन आइडियल होती है बेटा। जैसे देखें, इसकी मास हमारे पास 2 है, इसकी मास 4 है, इसकी मास 28 है, इसकी 44 है। तो देखिए, अगर ग्राफ पे गौर करें बेटा, हमने ग्राफ में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का नॉन बिहेवियर सबसे ज़्यादा है बेटा, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम है जी। अब आप कहेंगे सर इसकी मास 4 इसकी मास 2 है तो इसको ज़्यादा होना चाहिए था बेटा, लेकिन हीलियम कम न बेटा, वजह मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए बेटा हीलियम इज मोर आइडियल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो सिंपल बात मैंने की बेटा, नॉन आइडियलिटी का एक्सटेंट इन 3 बातों पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब इस ग्राफ पे दोबारा जाते हैं। दिस इज अ ग्राफ एट 0 डिग्री सी। अब देखिए, मैं इसी बिहेवियर को इन चारों गैसेस को 100 डिग्री पे चेक करना चाहता हूं। क्या ख्याल है बेटा, जैसे ही मैं टेम्परेचर 0 से 100 करूंगा, गैस मोर नॉन आइडियल होगी या मोर आइडियल की तरफ आएगी? हाँ, जी शाबाश। क्यों बेटा, गैसेस आर नॉन आइडियल लो टेम्परेचर। मैं जैसे ही टेम्परेचर हाई करूंगा तो गैस आइडियलिटी की तरफ आएगी, यानी ग्राफ ऊपर से नीचे आना शुरू कर देगा, यू इट कम्स टुवर्ड्स द आइडियलिटी। तो बिल्कुल आइए जरा इस बात को देखते हैं। आया? यस बेटा, ये देखिएगा द बिहेवियर हैज़ बीन चेंज्ड और बेटा ग्राफ आइडियलिटी की तरफ आ रहा है। ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ, वैल्यूज ऊपर चलेगी, इनको नीचे होना चाहिए था, ठीक है जी। तो बेटा ग्राफ कम टुवर्ड्स द आइडियलिटी की तरफ आना शुरू कर देगा। सो बेटा इससे फिर हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? हम कंक्लूड करेंगे कि गैसेज आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल हाई प्रेशर, जबकि गैसेज आइडियल हाई टेम्परेचर एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये 2 कंडीशंस हैं नॉन आइडियलिटी के लिए, और अगर बेटा मैं प्रेशर लो टेम्परेचर हाई करूंगा वो कंडीशंस होंगी आइडियलिटी के लिए जी। तो ये बेटा ये हमारे पास टॉपिक का एंड हुआ। आइए कुछ एमसीक्यूज लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा वेंड वाली क्वेश्चन पे बात करके तो आज का टॉपिक वाइंड अप करूंगा जी। जल्दी से जवाब देंगे क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। द वैल्यू जी, आंसर विल बी 1 बेटा, किसी भी आइडियल गैस के लिए। शी बेटा शाबाश, अल्फा इज द आंसर जी। दूसरा देखें, द गैसेस मूव टुवर्ड्स आइडियलिटी एट, वेरी गुड, हाई टेम्परेचर, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते बेटा, द नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट चीफली फ्रॉम, शाबाश, हमने बात की बेटा जब हम प्रेशर हाई करेंगे टेम्परेचर लो करेंगे तो गैसेस में एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ जाएंगी और दूसरा बेटा उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट होगा। मैंने कॉजेज डिस्कस की हैं। वेल डन बेटी, आपने ठीक जवाब दिया, आंसर विल बी 4 दीजिए। एक और सवाल, आपकी बुक की एक्सरसाइज का सवाल है जी, ये पिछले समय में एमडी कैट में भी आ चुका और एफएससी में कई दफा आ चुका बेटा। इन कंडीशंस को देखते हुए जवाब जल्दी से दे दें मुझे इसका भी, शाबाश, जल्दी से। वेरी गुड बेटा, अगर तुम देखो गौर से, यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा 5 atm और बेटा टेम्परेचर भी लो है, इसका मतलब ये हुआ बेटा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर अ गैस टू शो द नॉन आइडियल बिहेवियर। वेल डन बेटे, अल्फा इज द आंसर, शाबाश। लो जी, इसके बाद एक बिल्कुल शॉर्ट सा एक दूंगा आपको नॉन वेंडर वाली क्वेश्चन के लिए। ये सिलेबस में नहीं है यार, वेंडर वाली क्वेश्चन कतन सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं सेव होने के लिए आपको ये जरूर पढ़ा रहा हूँ ताकि बेटा अगर इसमें से क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये बेस बनता है नॉन बिहेवियर का, तो बेटा इसको हमें एक दफ़ा देख लेना चाहिए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हम याद नहीं करेंगे, बस चंद बातें याद करके मूव कर देंगे इसको लेके। बेटा वेंडर वॉल ने पॉइंट आउट किया कि जो इक्वेशन तुम पढ़ते हो ना, PV इज इक्वल टू nRT, इसे तुम रियल गैस यानी नॉन आइडियल गैस पे अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन आइडियल गैस को रियल गैस भी बोलते हैं बेटे। बेटा उसने कहा इसमें अगर तुम प्रेशर और वॉल्यूम का फैक्टर करेक्ट कर लो तो बेटा ये गैस, ये इक्वेशन हम बेटा जी फिर वेंडर वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी बेटा नॉन आइडियल गैसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या उसने कहा, इट दिस इक्वेशन नीड्स प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन सो इट बिकम्स एप्लीकेबल फॉर द रियल और द नॉन आइडियल गैसेस। बेटा वॉल्यूम करेक्शन में क्या कहता है, ये बेटा हमने पास में पढ़ा था कि एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, लेकिन कहता है जब तुम इन कंडीशन पे लाओगे ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, अब वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा यार। जब गैस को तुम हाई प्रेशर पे कंप्रेस करोगे अब उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। बेटा क्यों नहीं रहेगा? बेटा वो कहता है सपोज कर लो यार एक आइडियल गैस थी, ये आइडियल गैस से मैंने पूछा आइडियल गैस बताओ तुम्हारा वॉल्यूम क्या है, तो उसने कहा द होल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज माई वॉल्यूम। यानी बेटा किसी आइडियल गैस की अगर बात करूं, मैं कहूँ मेरे पास गैस आइडियल है तो इसका जो वॉल्यूम फ्री है, वी फ्री बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल। इसने कहा पूरी वेसल का वॉल्यूम मेरा फ्री वॉल्यूम है।
बेटा, क्योंकि हमने कहा किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम गैस का जो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। अच्छा, लेकिन जैसे ही गैस बेटा नॉन आइडियल हुई, मैंने गैस को कंप्रेस किया, सपोज कीजिए मैंने गैस को कंप्रेस किया बेटे, और गैस यहाँ पे कंप्रेस होगी बेटा इतने सी जगह पे, इसको मैं बी का नाम देता हूँ। मैंने इससे पूछा नॉन आइडियल गैस तुम बताओ तुम्हारा फ्री वॉल्यूम क्या है। उसने कहा इस बी को निकाल के बाकी पूरी वेसल का जो वॉल्यूम है ना वो मेरा फ्री वॉल्यूम है बेटा। यानी यहाँ पे जो फ्री वॉल्यूम बनेगा वी फ्री इज इक्वल टू वी ऑफ द वेसल माइनस बी। ये इसने बात की, इसने कहा कि मेरा वॉल्यूम जो है वो इस बी को निकालो। क्यों? ये पहले इसमें बी नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, लेकिन मेरा वॉल्यूम नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंट है। ये जो बी है ना इसको निकालो वेसल में से, तो बाकी वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम कहलाएगा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमें वॉल्यूम की जगह इसको चेंज करना पड़ेगा। और क्या चेंज करेंगे बेटा? वी फ्री इक्वल टू वी वेसल माइनस बी, और n मोल्स के लिए इक्वेशन बनेगी v माइनस एन बी। यानी मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे v माइनस एन बी कर दूं तो दिस इज द वॉल्यूम करेक्टेड फॉर्म। ये बेटा वॉल्यूम करेक्टेड फॉर्म है। अच्छा, अब प्रेशर करेक्शन क्या है उसे देख लेते हैं बेटा। अच्छा, ये b है क्या? दिस b इज बेसिकली द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसके दो नाम है, इट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और क्योंकि हमने इसको निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया बेटा। अब ये क्या है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पर जी। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस के मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। फिर सुनिए बेटा, दिस जो वॉल्यूम ने कहा, ये जो बेटा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है जिसको हमने दो नाम दिए, एक्सक्लूडेड या सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा उतना एक्सक्लूडेड फैक्टर ज्यादा होगा, जितना मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा उतना बेटा बी फैक्टर छोटा होगा। सो द बी फैक्टर इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैंने गैस से पूछा गैस ये तो बता, ये जो बी है क्या ये तुम्हारा मोलर वॉल्यूम है? एक मोल का वॉल्यूम तो गैस का दिक्कत नहीं। मैंने कहा फिर? कहता है ये जो बी है ना ये मेरे मोलर वॉल्यूम का 4 गुना है। ये बात याद करने वाली यहाँ पे। बी, पहली बात मैंने की कि वॉल्यूम करेक्शन क्या है? वी माइनस एन बी। दूसरी बात मैंने बी के बारे में कहा, बी क्या है? एक्सक्लूडिंग इफेक्टिव वॉल्यूम। ये क्या है? डिपेंड किस पे करता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तीसरी बात, क्या ये गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है? कहा नहीं, ये गैस के 4 मोल्स का वॉल्यूम है, 4 टाइम्स ऑफ द मोलर वॉल्यूम। क्यों करें 4 टाइम्स ऑफ मोलर? क्यों बेटा? उसने कहा इसकी वजह यह है कि तुमने गैस को हाईली कंप्रेस किया है। देखो ये मॉलिक्यूल्स है मेरे पास 3, लेट अस कंसीडर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये दूर दूर से सारे, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। बेटा इसको कंप्रेस किया, मैंने कंप्रेस करके करीब ले आया। कहता गैस कंप्रेस हुई है, तुमने साथ ही जोड़ दिया, लिक्विफाई नहीं किया। कहता इसीलिए भी गैस मॉलिक्यूल में हाईली कंप्रेस फॉर्म में कुछ जगह बाकी हैं, कुछ स्पेसेस बाकी हैं, तो इसीलिए ये गैस का 1 मोल का वॉल्यूम नहीं है बल्कि ये 4 टाइम्स ऑफ इट्स मोलर वॉल्यूम है। फिर सुन लीजिएगा, it is not the molar volume, rather it is 4 times of its molar volume. Why? Because it is the volume, it's a volume of gas in highly compressed state, not in the liquid state. ये बेटा highly compressed state में वॉल्यूम है, liquid state में नहीं है। यही वजह है ये 1 मोल का 4 गुना है, because there are still some spaces between the gas molecules. अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा मैं बेटा प्रेशर करेक्शन के लिए जी। बेटा जब गैसेस का प्रेशर करेक्ट करेंगे तो कहता है अब एक गैस सी आइडियल मॉलिक्यूल जाके स्ट्राइक करें बार 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 बार। बेटा कोई फोर्स प्रोटेक्शन नहीं है, बेटा अपनी मर्जी से जाके स्ट्राइक करते हैं और एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मैंने कहा गैस ये क्या कहता है? मेरा एक्चुअल प्रेशर है। सपोज किया कोई भी एक्चुअल प्रेशर होगा इसका। बेटा मैंने कहा अच्छा फिर क्या तुम्हारा प्रेशर भी इतना नॉन आइडियल? कहता नहीं, मेरे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल है। मैंने कहा क्या? कहता है एक वो मॉलिक्यूल जो जाके हिट करते हैं और एक वो मॉलिक्यूल जिनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन डेवलप हो चुकी है। तो मेरा जो प्रेशर है वो इसके एक्चुअल प्रेशर से कम होगा। फिर सुनिएगा, when gas is ideal its pressure is called as the actual pressure when there is no force of attraction. बेटा लेकिन जब गैस नॉन आइडियल बनती है तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से बेटा अब मॉलिक्यूल इतने फ्रीक्वेंटली जा नहीं पाते। कुछ मॉलिक्यूल हिट करेंगे, कुछ उनको अपनी तरफ ड्रैग करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लिहाजा यहाँ पे प्रेशर में कुछ कमी आ जाएगी। वो कमी को हम देखते हैं बेटा। कहता है दिस डिक्रीज इन प्रेशर, द प्रेशर इज पी आई माइनस पी डैश। ये पी आई क्या है? दिस इज द एक्चुअल प्रेशर। हियर पी आई इज द एक्चुअल प्रेशर। बेटा पी डैश क्या है? इट इज द डिक्रीज इन प्रेशर। कितना प्रेशर कम हुआ? फिर सुनिएगा,
जब गैस नॉन आइडियल बनती है तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस प्रेशर इज डिक्रीज्ड। तो उसने कहा जो इसका ऑब्जर्व प्रेशर होगा ना वो एक्चुअल में से कुछ माइनस कर दो, वो जो है वो इसका प्रेशर ऑब्जर्व होगा फॉर द नॉन आइडियल गैस। अच्छा बेटा, अब कहता है अगर मैं इसका पी आई फाइंड करूँ तो पी प्लस पी डैश होगा। अब पी डैश क्या चीज़ है बेटा? कहता है पी डैश इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ये क्या चीज़ है बेटे? मैंने जैसे कहा कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, एक वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे वो जो कि हिट कर रहे हैं। तो कहता है जो प्रेशर में कमी आई है ना, प्रेशर में कमी आई है पी डैश, वो दो तरह के मॉलिक्यूल का बेटा जी इफेक्ट होगा। एक वो मॉलिक्यूल जो कि हिट कर रहे हैं, दूसरे वो जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नहीं बेटा, जो पी डैश है वो बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हिटिंग मॉलिक्यूल्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रैगिंग मॉलिक्यूल्स। ए को मैं हिटिंग बोलता हूँ, बी को मैं अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल बोल लेता हूँ। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। तो पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। और जब साइन को खत्म करेंगे एक कांस्टेंट आएगा, ए कांस्टेंट, दिस इज सेड टू बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस ए को यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। जैसे बी को नाम देते हैं ना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का, यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ अ गैस, और इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। बेटा जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना ए फैक्टर भी ज्यादा होगा। अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास ये करेक्टेड फॉर्म आ गई बेटा किस चीज की? दिस इज द प्रेशर करेक्टेड फॉर्म। यानी मैं यहां भी लिखूंगा P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। बेटा अब दिस इज कॉल्ड एज द वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये वैन डर वाल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। आपको याद क्या करना है कि बेटा V का करेक्टेड फॉर्म क्या है? V माइनस एन बी। प्रेशर का करेक्टेड फॉर्म क्या है? ये है P डैश किसके इक्वल है? ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। B क्या है? 4Vm के बराबर। ये चंद बातें आपको याद करनी है बेटा। और जैसे ही वाली आप पुट करोगे तो हमारे पास यू गेट द वैन डर वाल्स इक्वेशन। जी ये बेटा आपके पास वैन डर वाल्स। जी बेटा मैं दिखाता हूँ। पहली बात मैंने कही कि आपको एक तो करेक्टेड फॉर्म ये याद करनी, V माइनस एन बी, ये याद करेंगे। दूसरा फिर मैंने कहा कि B क्या होता है उसके बारे में याद करेंगे, किस पे डिपेंड करता है। तीसरा B किसके इक्वल है। ये तीन बातें यहाँ पे याद होगी, बस ये तीन याद करनी है, चौथी बात कोई नहीं याद करनी। और ये बात बतानी है ये क्यों है, क्योंकि ये गैस बेटा हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में है, नॉट इन लिक्विड स्टेट। फिर चौथी बात मैंने की कि आपने प्रेशर करेक्टेड फॉर्म याद करनी, सब कुछ नहीं याद करना, बस फाइनल फॉर्म याद करनी है P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर, दिस इज प्रेशर करेक्टेड फॉर्म, ये याद करेंगे यहाँ पे। और P डैश क्या होता है ये याद करेंगे, कमी कितनी है ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ये याद करेंगे। ये चांद पर चीज़ होगी। फिर उसके बाद आपने बेटा जी वैन डर वाल इक्वेशन याद करी भी, इंशाल्लाह अगली स्लाइड पे आता है। यहाँ तक बात समझिए क्या क्या याद करना है। अच्छा फिर मैंने ए के बारे में बताया आपको बेटा कि ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। ये डिपेंड करता है कि बेटा किस गैस की कितनी अट्रैक्शन ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ए फैक्टर ज़्यादा, अगर लेस है तो ए फैक्टर कम होगा। फिर आपने बेटा जी अल्टीमेटली बात करनी है वैन डर वाल इक्वेशन की, जो मैंने आपके सामने बना दी। दिस इज़ फॉर एन मोल्स, और अगर मैं गैस के एक मोल की बात करूंगा तो एन बेटा जी खत्म हो जाएगा, तो लिहाजा दिस इज द इक्वेशन फॉर द 1 मोल ऑफ द गैस। वैन डर वाल इक्वेशन एक मोल के लिए होगी, एन मोल्स के लिए होगी। तो ये बेटा हमारे पास ओवरऑल हमारा टॉपिक यहाँ तक ये वाइंड अप हो गया। आओ जी थोड़ी सी बात करूंगा मैं इसके एमसीक्यूज को लेके, और फिर आज का काम विद इन 2 मिनट्स हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। जी बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए। हाँ जी अब सोचिएगा, मैं फिर बताता हूं। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, और बी क्या है बेटा जी? बी की हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, बी डिपेंड करता है साइज पर। जी अब देखिए इसमें क्या आंसर होगा आपके ख्याल से, बोलो बोलो, आना चाहिए बात। अब चारों गैसेस, जी सॉरी नहीं बेटे चार्ली नहीं बेटा, नहीं बेटा ए आंसर इसका। हाँ जी क्यों? अमोनिया एक पोलर गैस है बेटा, जब पोलर होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज़्यादा होगी। ये तीनों नॉन पोलर ज़्यादा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसी को अगर मैं कहूँ बी फैक्टर के लिए, अब बताइए अब जवाब क्या होगा, किसका बी फैक्टर ज़्यादा होगा? कौन सी गैस बड़ी है? बीटा। शाबाश, नजर आ रहा है इसकी बेटा। अमोनिया CO2 बड़ी गैस है 44 मैसेस की, तो इसका बी फैक्टर ज़्यादा होगा। शाबाश बेटा। फिर देखिए ना, ए फैक्टर इसका था अमोनिया का, बी फैक्टर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ए फैक्टर डिपेंड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बी फैक्टर डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। सी ठीक हो गया।
अच्छा जी, आखिरी सवाल और इसके बाद हम खत्म करेंगे आज का टॉपिक जी। वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए बी आर रिलेटेड विद जी, अभी पढ़ाया मैंने आपको, ये अट्रैक्शन से, दूसरा बेटा वॉल्यूम से, तो जवाब क्या होगा जल्दी बताएं। डेल्टा जी बेटा, डेल्टा इज योर आंसर। दैट्स ऑल अबाउट दी टॉपिक जी। लेकिन एक आपको मैं होम असाइनमेंट दूंगा छोटी सी, 1 मिनट की। आपने अपनी एफएससी की बुक खोलनी है, ताकि बुक खोलें, जानबूझ के मैंने स्लाइड पर डाला, तो आपने ए और बी के यूनिट्स यहाँ से बेटा जी खुद याद करने हैं। कल मैं पूछूंगा आप लोगों से यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ये आपने बुक से याद करने हैं, ये आपका काम है जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई सवाल पूछना तो बिस्मिल्लाह पूछ सकते हैं जी आप लोग। ये मैंने जानबूझ के छोड़ा है ताकि आप बुक भी खोलें। बुक आपने छोड़ी होती है, ये खोल के यूनिट्स बुक से देखेंगे और फिर कल इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूंगा जी। बेटा ये बेसिकली नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, आइडियल के लिए हम कहेंगे। क्योंकि बेटा अगर गैस आइडियल तभी मानेगी ना जब नॉन, फिर मानेगी नहीं, तो हम इसको आइडियल के लिए कहेंगे। दीज आर फॉर आइडियल गैस जी। ठीक है बेटे। ना ना, किसने कहा आपको? वो हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल बिहेवियर। मैंने अभी आपके साथ एक बात शेयर की, ग्राफ बनाए थे आपके सामने। मैंने कहा था कि जो भी स्ट्रेट लाइन देगा वो आइडियल है, जो नहीं देगा वो नॉन आइडियल है। यही तो बात सिखाई मैंने आपको। ये देखें, ये अगर बेटा ये स्ट्रेट रहेगा तो आइडियल है। बॉयज़ का कहता है स्ट्रेट रहना चाहिए, लेकिन बेटा जब आप बढ़ाओगे प्रेशर तो ये बदल रहा है ना, देखिए। तो फिर ये नॉन आइडियल बिहेवियर को पढ़ने में हेल्प करता है। नॉन आइडियल का ग्राफ नहीं, ग्राफ आइडियल का बेटे। हाँ, हमने ये कहा था इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नॉन बिहेवियर। क्यों कि बेटा हमने देखा कि अगर गैस का बिहेवियर ऊपर जा रहा है, इस लाइन पे नहीं आ रहा, तो वो नॉन आइडियल हो गई बेटा, ये वजह से इसकी। समझ आई मेरी बेटी?